तो पिछले दिन कहाँ पे बताए थे? पिछले दिन कहाँ पे बताए थे? बताइए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फैराडे कांस्टेंट बता दिए थे। हाँ सर, वो भी बता दिए थे। तो फैराडे कांस्टेंट का यूज बता रहे थे, शायद किताब लाए हैं एनसीईआरटी। किताब अंकिता है सामने में, एनसीईआरटी। यस सर। एक्सरसाइज पे जाइए, लास्ट पेज उलटिए एक्सरसाइज का, और देखिए वहां पे एक सवाल होगा, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे या इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे, Cu2 प्लस Cu ऐसे करके होगा, 3 सवाल उसमें। बताइए क्या सवाल है। एक्सरसाइज का लास्ट पेज। सर क्वेश्चन बोलिए तो एक बार। उसमें Cu2 प्लस को कन्वर्ट करने के लिए Cu में होगा, इस तरह से होगा, पूरा हमको सवाल नहीं हाँ याद है। सर, एक क्वेश्चन है। हाँ पढ़िए। How much charge is required for the following reductions? How much charge Is required for the following reductions? following reduction? कितना नंबर सवाल है? 3.12। पहला क्या है? सर 1 mole of Al3 plus 2 Al। Al3 plus 2Al। तो देखिए ये बताए थे पिछले दिन, याद होगा। यस कितना कितना होगा आंसर? Al3 plus को Al में बदलना है। तो 3 फैराडे होगा। 3 फैराडे, बिल्कुल सही बोले। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसीलिए चार्ज होगा 3 फैराडे होगा। चार्ज 3 फैराडे। दूसरा बताइए क्या है? 1 mole of Cu2 plus 2 Cu। 1 मोल ऑफ Cu2 plus 2 Cu। तो ये भी डायरेक्ट पता चल गया, Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो इसीलिए 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 2 फैराडे। 2 फैराडे। तीसरा बोलिए। 1 mole of MnO4 minus 2 Mn2 plus। तो चलिए ये आप लोग बनाइए, ये आप लोग बनाइए। MnO4 Mn2 प्लस में बदलना है। सर 2 फैराडे। नहीं, 2 फैराडे नहीं होगा, फिर से सोचो। और 3 फैराडे भी नहीं होगा, कुछ और होगा इसमें। कैसे बना रहे हो? सीधे इसको कंपेयर कर रहे हो? सर 5। हाँ कैसे बनाए? सर Mn पे 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन Mn पे होता है सर 2 प्लस और ऑक्सीजन पे भी 2 प्लस। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे Mn पे चार्ज पता करो, यहाँ Mn पे चार्ज पता करो। तो Mn को x मान लो, 4 ऑक्सीजन है तो 4 into -2 -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 2 जा -8, इधर जाएगा +8, -1 +8 +7। मतलब एक्चुअली में MnO4 माइनस में Mn पे कितना चार्ज है? +7। हमको ऑक्सीजन से नहीं मतलब है, हमको मतलब किससे है? Mn से। ये समझे निखिल? यस सर। ये समझे? यस सर। इस तरह का जब भी सवाल पूछेगा, आप इंडिविजुअल पे पहले चार्ज पता कीजिए, मैग्नीज पे चार्ज पता कीजिए। Mn पे हम लोग को +7 है, तो Mn +7 से बदल रहा है Mn +2 में, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन
तो इसके 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 5 फेराडे। इसके 1 मोल के लिए चार्ज कितना हो जाएगा 5 फेराडे। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये सबसे पहला और दूसरा तो पहले ही बता चुके हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि Al3+ है, Al में बदलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फेराडे। Cu2+ है, Cu में बदलना है 2 फेराडे। इस तरह का जब भी सवाल है, जैसे Mn4- को Mn2+ में बदलना है, आई बात समझ में? इसमें हम Mn पे चार्ज पता करते हैं, समझे? आदर्श बुलेट ज्वाइन किए, ये समझ में आया? सर एक बार बता दीजिए ना भैया। जैसे ये सवाल कह रहा है कि 1 मोल Al3+ को Al में बदलने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है? तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना? अच्छा हाँ सर, ये तो बताया था पिछली बार। वही केस है, सेम वही केस है। 3+ इलेक्ट्रॉन गेन किया Al में बदलने के लिए 3 फेराडे। 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया 2 फेराडे। MnO4- है, तो Mn पे कितना हो जाएगा 7+ 2+ में बदलना है, तो 5 फेराडे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना फेराडे। आई बात समझ में? ये बनाइए, for 1 mole of Cr2O7 2- to Cr3+, 1 मोल Cr2O7 2- को Cr3+ में बदलते समय कितने चार्ज की जरूरत होगी? सोच करके आराम से ध्यान से बनाएंगे, हड़बड़ा के नहीं। Cr2O7 2- Cr2O7 2- Cr3+ में बदलता है। आराम से सोच के बनाइए, हड़बड़ाइएगा नहीं। और ये भी ध्यान रखिएगा Cr2 है इसमें, तो 3 फैराडे। नहीं, फिर से चेक करो। आराम से ध्यान से चेक करो। क्या वो 6 फेराडे नहीं आया? क्या कंफ्यूजन है? Cr2 है, 2 क्रोमियम है,
और हमको रेस्ट्रिक्शन 1 मोल इस पे दिया है, इसको इरेज करना है। देखिए पहले तो Cr2O7 में चार्ज पता किए, तो 2x + 7 × -2 -2 2x = -2 + 14 + 12, इसलिए x = +6। Cr पे +6 आया, तो Cr +6 जो है Cr 3+ में बदलता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन यहां Cr है कितना, 2 ना है। 1 मोल में ये कितना होगा, 2 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल के लिए आपको 3 फेराडे आया, लेकिन यहां हमको एक ही नहीं ना है क्रोमियम कितना है, 2 है, तो 2 मोल के लिए कितना आ जाएगा, 6 फेराडे। आई बात समझ में, ये समझ में आया कि फिर से समझाएं? समझ कैसा? तो इस तरह से Cr2O7 के 1 मोल में क्रोमियम 2 है। पिछले वाले सवाल में Mn एक ही था, यदि Mn भी 2 होता तो वहां भी फिर 10 फेराडे हो जाता, इसलिए इसका आंसर चार्ज 6 फेराडे होगा। अगला सवाल, चलो बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? इसका नेक्स्ट सवाल बोलो। तो 3 ही था इसमें। अगला सवाल अच्छा। 13 How नंबर। much electricity in terms of Faraday is required to produce? How much Electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of Ca from molten CaCl2. CaCl2 ना? Yes sir. चलिए देखिए ये कैसे बनाइएगा। ये अगला सवाल है, इसी फैराडे कांस्टेंट का ही 20 ग्राम कैल्शियम आपको बनाना है CaCl2 से। तो पहले CaCl2 टूटेगा Ca2 + 2Cl-। ये कैथोड पोल पे जाएगा Ca2+, एट कैथोड पोल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ca में बदलेगा। तो इसके 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 फेराडे। यहां तक समझ में आया? 1 मोल कैल्शियम के लिए 2 फेराडे। अब 1 मोल कैल्शियम का मतलब 40 ग्राम होगा, क्योंकि कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है। जितना मोलर मास उतना 1 मोल का मास। तो 40 ग्राम Ca बनाने के लिए कितना फेराडे, 2 फेराडे। और आपको कितना के लिए पूछ रहा है, 20 ग्राम के लिए। तो फॉर 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड। इसीलिए 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 2 फेराडे बाय 40, और 20 ग्राम के लिए 2 फेराडे बाय 40 गुना 20, तो ये आ जाएगा 1 फेराडे। आई बात समझ में? Yes. दूसरा सवाल लिखा, 40 gram of Al from molten Al2O3. ये आप लोग बनाइए। मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम होता है। सेकंड आप लोग बनाइए, फर्स्ट लोग बता दिए हैं, सेकंड बना के दिखाइए, और थर्ड बाद में बनाइएगा। थर्ड 3 सवाल होगा इसमें, थर्ड बाद में बनाइए। तो 2 ही है। अच्छा 2 ही है, तो चलिए इसको बना लीजिए।
सर 40/9 फैराड है। Yes, sir, 40/9.
ठीक है सर। लिखिए इसको, हो गया। अंकिता बना ली है? यस सर, हो गया क्या है आंसर? सर। 40/9 4.44 लगभग। लग तो सही रहा है। सिमरन क्या आया? सर 4.44 ही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। निखिल आ गया आंसर? यस सर, 40/9। हाँ 40/9 वही 4 पॉइंट। आदर्श? हाँ सर, वही 40/9। आदित्य तुम्हारा? अच्छा चलो मिला लो एक बार। देखो Al2O3 है तो ये टूटेगा 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। तो हमको मतलब Al3 प्लस से आप 2Al3 प्लस लेकर के भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा। देखो Al3 प्लस लेकर के बनाओगे चाहे 2Al3 प्लस लेकर के बनाओगे, दोनों में पैरेलली आंसर आएगा। दोनों में पैरेलली आंसर आएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Al में बदला। यदि हम ये ले रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2Al में बदलेगा। मतलब देखो ये दो पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, ये आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, आंसर डिफर नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसके 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 3 फैराडे। और 1 मोल मतलब कितना ग्राम? 27 ग्राम। फॉर 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे, तो 3/27 फैराडे यानी कि F/N। तो 40 ग्राम के लिए 40/9 फैराडे, 9 चौके 36, 4.44 फैराडे ये आ जाएगा। अब इस केस में ऐसे यदि चल रहे हो तो 2 मोल एल्युमिनियम के लिए 6 फैराडे, बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें भी ऐसे भी बनाए तो 2 मोल के लिए 6 फैराडे, तो 1 मोल एल्युमिनियम के लिए क्या हो जाएगा? 3 फैराडे। 1 मोल एल्युमिनियम मतलब 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे, तो बात वही हो गया। मतलब हम ऐसे भी बनाए चाहे ऐसे, फर्क क्या पड़ता है? सेम आंसर आएगा। समझे ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो चलिए आगे अब फैराडे लॉ पढ़ते हैं, जो न्यूमेरिकली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद थ्योरेटिकल 2-3 बातें पढ़नी है। हाँ सर। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर। वहां जो है ना सर लोग अपनी बात करते हैं। हो गया? चलिए लिखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Faraday's law of electrolysis। तो इसमें 2 लॉ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ, एक मिनट ठीक है, ये बताऊंगा आपको। नंबर देना मतलब ये बात है।
फैराडे फर्स्ट लॉ देखिए, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Faraday first law of electrolysis. First law of electrolysis. इसका कहना है Faraday first law of electrolysis का कि जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस में जो आपको अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब समझिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ amount of chemical reaction takes place at electrode is proportional to quantity of electricity passes through the substance. Quantity of electricity passes through the substance. मतलब समझिए इसलिए मतलब समझिए ये क्या बताना चाह रहे हैं। Amount of chemical reaction directly proportional to quantity of electricity. Amount of chemical reaction directly proportional to quantity of electricity. Amount of chemical reaction directly proportional to quantity of electricity. Amount of chemical reaction का मतलब हुआ डिपोजिटेड मास, मतलब कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास प्रोड्यूस हो रहा है चाहे डिपॉजिट हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? चार्ज। मतलब डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। डिपॉजिटेड मास को W से, चार्ज को Q से। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा Z, और Q की जगह पे IT लिख सकते हैं। मतलब W इक्वल टू ZQ या ZIT। Q हो गया चार्ज, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, और T हो गया टाइम। आप जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T, इसीलिए Q इक्वल टू IT, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम गिव्स चार्ज। अब यहाँ Z को कहा जाता है इक्विवेलेंस कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय चार्ज इनटू फैराडे कांस्टेंट। मोलर मास बाय चार्ज इनटू फैराडे कांस्टेंट।
ये जेड का फॉर्मूला हो गया, मोलर मास बाय चार्ज इनटू फैराडे कांस्टेंट। लिखिए, अब इस पे सवाल देखिए। चलिए इसमें सवाल लिखिए। देखिए इसमें सवाल लिख रहे हैं, देखिए इस तरह का सवाल है, 1.5 एम्पियर of current is passes through copper sulfate solution for 10 minutes, then calculate deposited mass, then calculate deposited mass. 1.5 ampere of current is passes through copper sulfate solution for 10 minutes, then calculate deposited mass. इस सवाल को दो तरह से बनाएंगे, एक फार्मूला से, एक बिना फार्मूला से। बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, तो पहले फार्मूला से देख लीजिए। कॉपर सल्फेट है Cu2+ और SO4 में, Z फॉर Cu2+ पहले लिख देते हैं। Z का फार्मूला अभी क्या बताए थे, मोलर मास बाय चार्ज इनटू फैराडे कांस्टेंट। तो मोलर मास हो गया 63.5, चार्ज 2 और फैराडे कांस्टेंट F। ये पहले समझ में आया कि ये समझ गए। अब इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना है 10 मिनट। इसको सेकंड में बदल देते हैं, 10 गुना 60 600 सेकंड। आई बात समझ में, 10 गुना 60 600 सेकंड। अब क्या करो, W इक्वल टू ZIT होता है, तो Z हमको मालूम है 63.5, 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू I कितना है 1.5 और समय 600। तो एक तो तरीका ये हो गया, फार्मूला से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिए। दूसरा तरीका समझो, और कॉपर सल्फेट में से हमको कॉपर बाहर करना है, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में बदलेगा। तो 1 मोल कॉपर बनाने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे। 1 मोल कॉपर के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे। और 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम, और 2 फैराडे का मतलब 2 × 96500 कूलम। आया समझ में। I और T दिया हुआ है 1.5 एम्पियर और T दिया हुआ है 600 सेकेंड। Q पता चल जाएगा, चार्ज Q पता चल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 600 गुना 1.5 मतलब 900 कूलम,
अब इतना कूलम से इतना ग्राम आता है, इतना कूलम से क्या आएगा बना लो, मतलब बिना फार्मूला इस्तेमाल किए हुए दूसरा तरीका तो पीछे अभी सिखाया था। आई बात समझ में? आदर्श समझेंगे दूसरा तरीका? यस सर। पहला तो सिंपल फार्मूला से है। निखिल कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो इसको हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लिख देंगे। 2 into 96500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो एक कूलम से 63.5 बाई 2 into 96500 और इतना कूलम से पूछ रहा है 900 कूलम से, तो 900 कूलम से फाइंड आउट कर लीजिए 63.5 बाई 2 into 96500 into 900 मैच करो, दोनों आंसर सेम है कि डिफरेंट? सिमरन सेम है कि डिफरेंट? सेम है सर। आया समझ में? यस सर। अंकिता कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए जल्दी लिखिए इसको। एक सेम सवाल बनाइए। 2.5 एम्पियर करंट इज passes through magnesium chloride solution for 20 minutes. Calculate deposited mass of magnesium. मोलर मास मैग्नीशियम का 24, मोलर मास ऑफ Mg 24। बनाइए सेम सवाल, 2 मिनट में बनाइए जल्दी से। सर 3.75। 3.75। यस। नो सर ये नहीं होगा, दूसरा होगा बता रहे हैं।
कितना है? 72 by 193. 72 by 193. 193। बाकी का भी यही आया क्या? Yes, sir. MgCl2 है। MgCl2 है। Mg2 plus 2Cl minus। Z for Mg2 plus 24/2 गुना फैराडे, I 2.5 एम्पियर और टाइम 20 मिनट। तो 20 गुना 60 1200 सेकेंड। W हो जाएगा 24/2 गुना 96500। I का वैल्यू 2.5 और समय 1200। तो इसको सॉल्व करके जो आए आंसर, इसको सॉल्व करके जो भी आए आंसर। तरीका समझ गए? सेकेंड लॉ पे चले। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? No, sir. फैराडे सेकेंड लॉ देखिए। देखिए फैराडे सेकेंड लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका कहना है कि किसी भी प्रोसेस में आपको मतलब सेम इलेक्ट्रिक करंट पास करे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो जो डिपॉजिटेड मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट। देखिए व्हेन सेम इलेक्ट्रिक करंट passes through different electrolytic cell, then deposited mass is directly proportional to equivalent weight। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बता चुके हैं ना सॉल्यूशन में। क्या होता है बताओ, कोई नहीं याद है? सॉल्यूशन में तो पढ़ाए होंगे ना इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी नहीं पढ़ाए थे? नॉर्मलिटी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास बाई चार्ज और वैलेंसी। मोलर मास बाई चार्ज या फिर वैलेंसी। तो जैसे अब इसका मतलब समझिए, ए लिए, बी लिए और सी लिए सीरीज में सेम इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या डिफरेंट? सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है कि डिफरेंट? सेम सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, बिल्कुल। यहां पे यदि आई है तो यहां पे भी आई होगा, यहां पे भी आई होगा, यहां पे भी आई होगा, सेम होगा।
इसका कंडीशन ही है सेम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा। जब तक सेम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तब तक ये होगा ही। इसमें डिपॉजिटेड मास सपोज कीजिए WA है, इसका WB है, इसका WC है, और इक्विवेलेंट वेट EA है, EB है और EC है। द डिपॉजिटेड मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। जो डिपॉजिटेड मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? इक्विवेलेंट वेट का। मतलब WA प्रोपोर्शनल टू EA, WB प्रोपोर्शनल टू EB और WC प्रोपोर्शनल टू EC। आई बात समझ में? WA प्रोपोर्शनल टू EA, WB प्रोपोर्शनल टू EB और WC प्रोपोर्शनल टू EC। अब क्या कीजिए, यहां कांस्टेंट अप्लाई कर दीजिए। KEA, KEB, KEC। आई बात समझ में? अब क्या कीजिए, आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पे कि WA by EA इक्वल टू K, WB by EB इक्वल टू K और WC by EC इक्वल टू K, जहां K क्या है? कांस्टेंट है। आई बात समझ में? अब इन तीनों को एक जगह WA by EA, WB by EB, WC by EC, तो ये हो गया फैराडे सेकेंड लॉ। मतलब डिपॉजिटेड मास और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो इक्वल होता है अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो चलिए इसको फटाफट लिखिए। हो गया। अब इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लिए, सपोज कीजिए इस तरह से जिंक सल्फेट लिए, कॉपर सल्फेट लिए और मैग्नीशियम सल्फेट लिए, सपोज कीजिए 3। इसमें जिंक का डिपॉजिटेड मास, इसमें कॉपर का डिपॉजिटेड मास और इसमें मैग्नीशियम का डिपॉजिटेड मास, इक्विवेलेंट वेट लिखना है। तो E
Zn जिंक का होता है 65.3 मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों किए? चार्ज, मोलर मास बाय चार्ज इक्विवेलेंट वेट होता है। अब हमको इसका चाहिए, तो 63.5 बाय 2 और इसका चाहिए तो 24/2। बात समझे? अब इस तीन में से किसी एक का मास मालूम है, बाकी दो आप पता कर सकते हैं कि नहीं? तीन में से किसी एक का मास मालूम, मान लो इसका मालूम है, इन दोनों का पता कर लो फैराडे सेकंड लॉ से। मास ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, मास ऑफ मैग्नीशियम बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। ये तीनों पता है, इन तीनों में किसी एक का मास मालूम रहे। आप जैसे जिंक का मास मालूम है तो एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, आई बात समझ में? तो यहां तक चेक करके रखिएगा, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को